सो 7th क्लास पेज नंबर 12 पर हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 ही हम कंप्लीट करेंगे। पीछे का चैप्टर आपको अच्छे से रिवाइज करना है, रीड आउट करना है, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन को लेना, बाहर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेना और उसको फिर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज करना, वो प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन। और इस प्रोसेस के थ्रू मतलब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, जो कि हम उसी तरीके से बाहर उसे रिलीज कर देते हैं। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं। ये जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, ये किस चीज से होता है, कैसे होता है, अब हम वो पढ़ेंगे। द नोज एंड थ्रोट, जो हम एयर लेते हैं बच्चों, यहाँ डायग्राम में देखिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो एयर है वो नॉस्ट्रिल्स, बिल्कुल फ्रंट पर हमारे होल्स होते हैं 2 नोज के, उन्हें नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है। तो नॉस्ट्रिल्स से हम वो एयर लेते हैं, फिर वो नेसल चैम्बर से निकलती है। तो जो एयर अगर बाहर मतलब टेम्परेचर उसका कुछ गड़बड़ है तो भी हमारे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आ जाती है जब वो नेसल चैम्बर से पास थ्रू करती है। उसके बाद हमारी जो एयर है वो फेरिंग्स के थ्रू जाती है ट्रैकिया में। ट्रैकिया जो है उसे विंड पाइप कहा जाता है, जिससे कि मतलब हवा अंदर जाती है। तो ट्रैकिया ही मेन विंड पाइप है। ट्रैकिया एक लॉन्ग ट्यूब लाइक होता है, इसके अंदर रिंग्स होते हैं, ठीक है बच्चों। और फिर ये ट्रैकिया 2 पार्ट्स में, ब्रोंकस जिन्हें हम कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रोंकस, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ट्रैकिया जो है वो 2 पार्ट्स में, 2 ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है। और वो 2 ब्रोंकस अलग अलग लंग्स की तरफ, एक राइट लंग की तरफ, एक लेफ्ट लंग की तरफ चले जाते हैं। जब वो लंग्स में जाते हैं तो बच्चों आपको इसमें दिख रहा होगा, फिर जैसे पेड़ में जड़ें फैल जाती हैं, इसी तरीके से जो हमारे ब्रोंकस है वो भी फैल जाते हैं और लास्ट में एक बैग टाइप सा बनाते हैं वो, जो कि यहाँ आपको पिक्चर में दिखा रखा है। ये जो बैग टाइप का है ये एल्वियोलाई है। जो मेन पार्ट है मतलब हमारा गैस एक्सचेंज होने का, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनने का और कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने का, वो एरिया जो है वो एल्वियोलाई ही होता है। तो याद रखेंगे आप, ब्रोंकस ये 2 डिवाइड हो गए। ब्रोंकस के बाद ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं काफी सारे, और ब्रोंक्यूल्स के एंड पर क्या होती है? एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई से ही हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है बच्चों हमारा कि जो लंग है वो मेन ऑर्गन है हमारे रेस्पिरेशन के। जो मेन रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स के थ्रू ही होता है, और फिर जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो पास कर दी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और ऑक्सीजन अंदर। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। ट्रांसपोर्ट मतलब जो ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन है ब्लड में, वो ब्लड पूरी बॉडी में कैसे जाता है? जबकि वो तो लंग्स के पास होता है, तो कैसे वो होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू वो सारी बॉडी में जाता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है वो क्या होता है? जो मेन ऑर्गन है वो है हार्ट, और हार्ट के साथ बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी होती है जो कि सर्कुलेशन में हेल्प करती हैं। तो हार्ट क्या करता है? वो इतनी तेज हमारा ब्लड को पंप करता है कि वो सारी बॉडी में जा सके अलग अलग वेज के थ्रू। ब्लड वेसल्स 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज और वीन्स। ये ज्यादा हार्ड नहीं है, ये आप अपने आप रीड करेंगे, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज में। तीनों ही छोटे छोटे पतले पतले पाइप्स टाइप होती हैं और ये हमारे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती हैं। ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसे डायग्राम को भी आप एक बार रीड आउट करेंगे, इससे आपको पता चलेगा कि कहाँ से जो ब्लड है वो कहाँ तक जाता है। नेक्स्ट है डाइजेशन इन र्यूमिनेंट्स। तो र्यूमिनेंट्स क्या होता है बच्चों? र्यूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं जिनके पास क्लोवन होता है और क्लोवन हूफ्स होता है, और उनका सिस्टम ऑफ ईटिंग एंड डाइजेशन, मतलब जो उनका सिस्टम होता है वो कुछ अलग तरीके का होता है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा र्यूमिनेंट्स में और हमारे में अंतर क्या है, और उन्हें क्यों र्यूमिनेंट्स कहा जाता है। तो ज्यादातर जो र्यूमिनेंट्स होते हैं उनके बॉडी के अंदर 4 कैविटीज होते हैं। जैसे हमारा एक स्टमक है तो उनके जो स्टमक में है 4 कैविटी, 4 स्पेसेस होते हैं उनके पूरे स्टमक में। तो देयर आर द र्यूमेन और पंच, रेटिकुलम और हनीकॉम, द ओमेसम एंड द एबोमेसम और मो। तो ये जो चारों नाम दिए हुए हैं, ये स्टमक के जो 4 अलग अलग पार्ट्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं आपको। अब क्या होता है कि जब ये र्यूमिनेंट्स खाना चबाते हैं तो ये ज्यादा अच्छे से उसको च्यू नहीं करते, और मतलब खाना लेकर जनरली बस थोड़ा सा उसको मिक्स करके, और वो इनके रेटिकुलम, आपको यहाँ र्यूमन में
र्यूमन में वो इनके स्टोर हो जाता है, बिल्कुल बैक साइड में जो पार्ट है स्टमक का, वहां पर वो फूड स्टोर हो जाता है। अब क्या होता है कि जब इन्होंने सारा जो अपना जितना इन्हें खाना था वो खा लिया, उसके बाद क्या होता है, र्यूमन से ये इनका फूड दोबारा इनके माउथ तक पहुंचता है। माउथ तक पहुंचता है तो ये इसे दोबारा, क्योंकि अभी इन्होंने फूड को अच्छे से च्यू नहीं करा था, अच्छे से चबाया नहीं था, तो ये तब इनके माउथ में पहुंचता है, तो फिर उसे अच्छे से चबाते हैं और बिल्कुल मतलब सॉफ्ट कर देते हैं बिल्कुल उसको। और वो जब सॉफ्ट हो जाता है तो वो इनके माउथ से दोबारा जाता है, मतलब सलाइवा वगैरह के साथ मिक्स होकर दोबारा रेटिकुलम में जाता है। सबसे पहले तो यहाँ आपको रेटिकुलम दिख रहा होगा, ये रहा रेटिकुलम, सबसे पहले रेटिकुलम में जाता है, उसके बाद ये ओमेसम में जाता है और फिर एबोमेसम में जाता है, जहां पर जो कि इनके जूसेस होते हैं, जो जैसे कि हमारे एंजाइम्स थे, हमारे स्टमक में एंजाइम सिक्रीट हो रहे थे, इनके स्टमक में जो एंजाइम सिक्रीट होता है वो इसे पूरी तरीके से डाइजेस्ट करते हैं। तो इनके में एक तरीके से फूड जाने के बाद फिर माउथ में आकर फिर डाइजेशन होता है, 2 बार में डाइजेशन इनका कंप्लीट होता है। जब ये र्यूमन से माउथ में जाता है तो र्यूमन से सबसे पहले ये रेटिकुलम में जाता है, उसके बाद माउथ में जाता है। जब र्यूमन से रेटिकुलम में जाता है वो फूड, तो फूड बहुत सॉफ्ट बना दिया जाता है, जिससे कि जब वो उसे च्यू करे तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो, तो सॉफ्ट बना दिया जाता है और उसे बॉल टाइप बना दिया जाता है, तो उस फूड को हम कड कहते हैं। तो जब फूड इनके माउथ में जाता है तो वो कड की फॉर्म में जाता है बच्चों। तो इस तरीके से इनका डाइजेशन कंप्लीट होता है 2 स्टेप्स में। देन मतलब no mammal is able to synthesize enzyme that digest cellulose except ruminant, which digests by harboring cellulose digesting bacteria and protozoa within the stomach due to unusual डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। क्योंकि इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, खाने मतलब जो नली है बिल्कुल वो अलग है ह्यूमन बीइंग से। तो अगर हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे अंदर जो सेल्यूलोस है वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता। सेल्यूलोस मतलब जो पेड़ पौधों में डायरेक्ट सेल्यूलोस होता है वो, लेकिन इन लोगों की बॉडी में सेल्यूलोस डाइजेस्ट हो सकता है, क्योंकि इनकी बॉडी में पहले से स्टमक में इनके बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ प्रेजेंट होते हैं जो सेल्यूलोस को डाइजेस्ट करते हैं, तो इसीलिए ये आराम से सेल्यूलोस को डाइजेस्ट कर सकते हैं। केवल र्यूमिनेंट्स ही सेल्यूलोस डाइजेस्ट कर सकते हैं बच्चों। नाउ टाइप्स ऑफ टीथ, हमारे जो टीथ होते हैं उनके बहुत सारे टाइप्स बताए थे मैंने आपको। सबसे पहले इंसीजर्स होते हैं, देन कैनाइन्स, देन प्रीमोलर्स और मोलर्स, हमने स्टार्टिंग में भी पढ़े थे। अब ये कितने कितने होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं अब आपको ये पढ़ना है और इनके फंक्शन क्या है। तो टोटल हमारे माउथ में 32 टीथ होते हैं। ऊपर की जो जॉ होती है उसमें भी 16 और नीचे की जो जॉ होती है उसमें भी 16। अब ये जो जॉ है वो 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड होती है। तो बीच से अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले इंसीजर्स आते हैं, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर और मोलर। जो इंसीजर्स होते हैं वो एक जॉ में कितने होते हैं बच्चों, देयर आर 8 इंसीजर्स 4 इन ईच जॉ। हर जॉ में 4 इंसीजर होते हैं और टोटल इंसीजर 8 होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। फिर ये फ्रंट टीथ होते हैं, शार्प होते हैं और ये किसी भी चीज को काटने के काम आते हैं। इनके बाद जो आते हैं वो कैनाइन होते हैं और ये मतलब दोनों साइड में 2 होते हैं, मतलब कि 2 यहाँ पर ऊपर और 2 नीचे, ये टोटल 4 होते हैं। और ये भी बहुत शार्प होते हैं, ये भी मतलब जो बहुत टाइट फूड होते हैं जैसे कि मीट वगैरह, इनको कट करने के काम आते हैं। आपने देखे होंगे कैनाइन भी बहुत ज्यादा शार्प होते हैं हमारे। उसके बाद हमारे प्रीमोलर्स और मोलर्स होते हैं, ये थोड़े वाइड टीथ होते हैं, ये च्यूइंग के काम आते हैं, मतलब ये थोड़े चौड़े टाइप के दांत होते हैं, चबाने के काम आते हैं। और ह्यूमन एडल्ट बीइंग्स में ऑल टुगेदर 8 प्रीमोलर्स एंड 12 मोलर्स। ह्यूमन बीइंग्स में 8 प्रीमोलर होते हैं और 12 मोलर होते हैं। जो प्रीमोलर हैं वो स्मॉल होते हैं और मतलब पहले होते हैं मोलर से, जबकि जो मोलर हैं वो थोड़े और बड़े होते हैं और प्रीमोलर्स के बाद होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ दिया हुआ है, जो हमारा टीथ है ये इनेमल से बना हुआ होता है, जिसके आउटर कवरिंग जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे पावरफुल होती है, जो इसे हार्ड बनाती है, वो इनेमल होती है। कभी कभी क्या होता है कि हमने कोई फूड खाया और हमने विदाउट मतलब अपने माउथ को वॉश किए हुए हम सोने चले जाते हैं, तो हमारे टीथ में टूथ डिके हो जाता है, यानी उसमें कीड़ा लग जाता है जैसे आप कहते हैं। तो टूथ डिके इसलिए ही होता है क्योंकि जो फूड हमारे टीथ में अटका हुआ है वो कुछ मतलब एसिड वगैरह प्रोड्यूस करता है और उसकी वजह से टूथ डिके हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने
मतलब ब्रश करें अपने टीथ को रेगुलरली और डेंटिस्ट के पास विजिट करते रहे, जिससे कि हमें पता चले कि हमारे टीथ जो है वो हेल्दी है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी होता है टीथ को हेल्दी रखना। मिल्क टीथ, बच्चों 2 तरह के टीथ हमारे होते हैं। जो बचपन में होते हैं उन्हें मिल्क टीथ कहा जाता है, टेम्पररी जो होते हैं, और जो बाद में आते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं, वो कहीं जाते नहीं है। तो मिल्क टीथ जो है वो 6 से 24 महीने के अंदर हमारे अपेयर हो जाते हैं और 6 साल के बाद लगभग हमारे परमानेंट टीथ अपेयर होते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन टीथ के रिगार्डिंग थी। अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आपको चैप्टर की थोरो रीडिंग करनी है बिल्कुल अच्छे से, और बिल्कुल इसे प्रिपेयर करना है आपको। एक्सरसाइज वर्क और सारी चीज़ें सेंड कर दी जाएंगी बच्चों। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।